देखें, अवाम का तेल निकल गया, रूस का तेल आ गया। रूसी तेल आपने मंगवाया, उसमें इतनी देर कर दी, उसका अवाम को बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा या नहीं। अब ज़ाहिर है कि खान जो है वो अपने साथ शॉपर में डाल के, बोरी में डाल के तो नहीं ले गया ना। नहीं, ब्लॉक ये वाली पाकिस्तान की पेमेंट से तो ब्लॉक श्लॉक नहीं बनते। डॉलर में जकड़े हुए अमेरिका किसी एक मुल्क पर पाबंदी लगाता है और डॉलर के सारे मोहताज हो जाते हैं। चाइना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता जा रहा है। चाइना डिप्लोमेटिकली दोस्तियां करा रहा है ममालिक की, जो रोल अमेरिका का होता था। आपकी गवर्नमेंट जो है वो चीख रही होगी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है, तो जाहिर है कि फिर कोई दुनिया का कौन सा बंदा है जो एक ऐसे मुल्क में आके इन्वेस्ट करेगा जहाँ पर हुकूमत कह रही होगी हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। फलां जगह पे जलसा करना है, आज झंग लेके चलता हूँ, गाड़ी खड़ी करें, उन्हें कहो आने जाने का किराया नहीं देना, खाना भी खिलाऊँगा फिट सा, बस पे बस भरेगी, आप ले जाके कामयाब सियासी जलसा करें। लोगों के पास काम नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। ओसाफ डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और ABN न्यूज़ के एंकर ईसा नकवी साहब। इनसे आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इस हवाले से ये क्या कहते हैं और मुल्क की सियासत किस रुख की तरफ जा रही है। जी नकवी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ओसाफ डिजिटल को टाइम दिया। क्या हो रहा है मुल्क में इस वक्त, जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है? देखें, अवाम का तेल निकल गया, रूस का तेल आ गया। इंतज़ार किया को तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल, और बड़ी देर कर दी तूने मेहरबान आते आते। यानी जो काम फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले हो जाना चाहिए था कि इस मुल्क की एनर्जी नीड्स की तरफ तवज्जो दी जाती। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें ना, आई एम श्योर कि जो लोग देख रहे हैं अपने इलाकों में, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बता सकते हैं। आपको पता चल जाएगा जब आप ये वीडियो पोस्ट करेंगे, लोग आपको बताएंगे कि जनाब बिजली इस तरीके से उसकी लोड शेडिंग हो रही है। और अगर ये कुछ 1.25 साल पहले जब ये आए थे, अब ज़ाहिर है कि खान जो है वो अपने साथ शॉपर में डाल के, बोरी में डाल के तो नहीं ले गया ना बिजली। आपने मैनेज करना था। पाकिस्तान की ज़रूरत बढ़ रही है, उस बढ़ती ज़रूरत के मुताबिक रूसी तेल आपने मंगवाया, उसमें इतनी देर कर दी, उसका अवाम को बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा या नहीं, उस डील की ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। आप कहते हैं आप कमर्शियल टर्म्स डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। हमें हर मुल्क का पता है कि वो कितने डिस्काउंट के ऊपर उसको पेट्रोल जो है, उसको जो क्रूड ऑयल है वो मिल रहा है मुख्तलिफ ग्रेड्स का। मुख्तलिफ चाहे मंगवाइयाँ हो रही हैं कि तेल मुख्तलिफ मुल्कों से होता हुआ आया, कोई परचेज़ किया पहले कहीं हिंदुस्तान में। आपकी बड़ी एक तहकीक रहती है, इस हवाले से नज़र भी है, तो क्या कहेंगे कि इसमें किस हद तक सदाकत है? देखें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी कमर्शियल टर्म्स डिस्क्लोज़ नहीं किए, लेकिन जो चीज़ लाइकली नज़र आती है या पता चल रही है, और वो ज़ाहिर है कि जो जहाज़ है प्योर पॉइंट, आपने उसकी लंबाई बता दी, आपने उसकी चौड़ाई बता दी, वो 45,000 टन क्रूड ऑयल लेकर कराची पहुंच गया, शेल NPSO के टर्मिनल के ऊपर लंगर अंदाज हो गया, वहाँ से उससे आपने तेल निकाल के रिफाइनरी में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, सब कुछ बता दिया, मामलात हो गए तब्दील। अब जो है, जो लोग जहाज़ का सफ़र करते हैं, वो एक रडार, flightradar.com वेबसाइट है, इसी तरीके से फ़्लाइट ट्रैकर है। ऑनलाइन जो जहाज़ चल रहा होता है ना, उसकी ट्राजेक्ट्री कितनी बुलंदी पर है, किस स्पीड से प्रवास कर रहा है, कितनी देर में वो पहुंच जाएगा अपनी डेस्टिनेशन पे ही चल रहा हो। इसको जिन लोगों ने उसको ट्रैक किया है, फिर मैंने ख़ुद जाके पर्सनली देखा कि ये तो आपके पास डायरेक्टली तो रशिया से नहीं लैंड किया ना, यहाँ नहीं पहुँचा। और फिर STS ट्रांसफ़र्स होते हैं, शिप टू शिप ट्रांसफ़र्स। ये जहाज़ जो है वो खोरफकान जो बंदरगाह है UAE की, मुत्तहिदा अरब अमारात की, ये वहाँ पे मौजूद रहा है, ये ओमान में मौजूद रहा है, ये इंडिया से जो वेदनार पोर्ट है गुजरात की, साथ ही उसके जामनगर है। अब वहाँ पर जो रिफाइनरीज़ लगी हुई हैं, जब आप उनकी डिटेल निकालते हैं तो न्यारा है, न्यारा एनर्जी, उसको जो ओन करते हैं प्रसाद पानीकर, 51% उनके शेयर हैं और 49% हैं रॉसनेफ्ट के। रॉसनेफ्ट रशियन कंपनी है। रशियन कंपनी वो जिसके ऊपर अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई हैं। और सैंक्शंस कब लगी थी? ट्रंप के दौर में, किस वक्त, जब उन्होंने वेनेजुएला में फ्लोटेलास भेजे थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भिजवाए थे। तो अब लाइकलीहुड ये नज़र आती है कि जहाज़ आपका G2G कॉन्ट्रैक्ट हुआ या आपका रॉसनेफ्ट के साथ हुआ, रशियन बड़ी कंपनियों में से एक है, उसने बाल्टिक सी से या जो भी उनके पास एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स हैं जो उनके पास मौजूद हैं, वहाँ से उसने शिप किया, सुएज़ कनाल से होता हुआ आया, रिफ़ाइन हुआ, इंडिया की उस पे
पोर्ट के ऊपर जो उनकी न्यारा एनर्जी है या न्यारा ऑयल रिफाइनरी है, उसको वैदिनार ऑयल रिफाइनरी भी कहते हैं, और उसके बाद ये शिप होके उधर से आया। बट ये कंफर्म नहीं है अभी। जाहिर है कि इसमें तो गवर्नमेंट या तो डिस्क्लोज़ करेगी या उस एंड पे कोई डिस्क्लोज़ करेगा। जब तक वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं करते, आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो शिप है ना, ये डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं आया। और एक और शिप जिसके बारे में कह रहे हैं कि आ रहा है, वो आयोना। आयोना जो है वो गैबॉन का फ्लैग, उसके ऊपर वो फ्लैग बेरर है, वो चला हुआ है और वो भी वैदिनार जा रहा है। अब आपके पास 55,000 टन और आना है, ये आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आ रहा है। बट ओरिजिन इसका क्योंकि रशिया से है, पाकिस्तान को ये मैटर नहीं, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। असल चीज़ ये है कि अगर आप 30 रुपये बचा रहे हैं या आप 50 रुपये बचा रहे हैं, गवर्नमेंट इज़ नॉट इन अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। हुकूमत वो पैसा नहीं रख सकती, उसको वो ट्रांसफ़र करना है आम आवाम को, और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कितने पैसे बच रहे हैं, कितना इम्पैक्ट आ रहा है और कितना इम्पैक्ट आना चाहिए। वैसे जो आपने बताया कि इसकी जो भी ऑयल को जिस तरह ट्रांसफ़र किया गया पाकिस्तान में, और अगर उन डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये तो एक आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी स्टोरी भी होगी कि पाकिस्तान का जो ऑयल है वो बाकायदा हिंदुस्तान में पहले है और वहाँ से पाकिस्तान में लाया गया, यानी ख़रीदा गया। इस हवाले से भी अगर मेरा ख्याल है कि ये मैटर नहीं करता। इंडिया से आ रहे हैं कहीं से, देखें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी तो ट्रेड होती रही है ना। ये जो आपने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICPs बनाई हुई हैं, ये जो रिंग रोड बनाया था, जब अभी पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल और लास्ट ईयर मौशी सूरत हाल ख़राब हुई थी, आप कह रहे थे कि जनाब टमाटर और प्याज के लिए खोल दें। ट्रेड भी होती रही है, ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डील में, और अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो ट्रांसफ़र होना चाहिए आवाम तक। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें लोगों को पता होना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि कोई भी बंदा जो है वो पार्लियामेंटेरियन सवाल कर लेगा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ऊपर डाल देगा सवाल, और आपको जवाब मिल जाएगा। अलबत्ता ये क्योंकि अरेंजमेंट आपका उनसे है, तो अब आप दरमियान वाली पार्टी जो है उसको, आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड करता है ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट है क्या, उसकी तो डिटेल्स हमें नहीं पता। आपको क्या वही डील मिल रही है जो बाकी ममालिक को मिल रही है? तो ये बताएं कि ये भी खबरें हैं कि चाइनीज़ करेंसी के अंदर जो डील की गई है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या कोई नया ब्लॉक बनने जा रहा है या डॉलर की छुट्टी होने को जा रही है? नहीं, ब्लॉक ये वाली पाकिस्तान की पेमेंट से तो ब्लॉक श्लॉक नहीं बनते। ये तो खैर इट्स अ बिग थिंग। ब्रिक्स है जो एक्सपैंड कर रहा है, और कोई 21 से 23 ममालिक हैं जो डॉलराइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर इस वक्त बड़े सीरियसली सोच रहे हैं। और अगर वो मामला उधर से मूव होता है, पाकिस्तान पे आता हूँ वो, उसमें फिर आपका ग्लोबल साउथ है ना पूरा, जो आलमी जनूब है, उसमें बड़ी बड़ी ममालिक हैं। अब यहाँ पर जो ये सोच आ रही है कि देखें हम डॉलर में जकड़े हुए हैं, अमेरिका किसी एक मुल्क पे पाबंदी लगाता है और डॉलर के सारे मोहताज हो जाते हैं, वो ट्रेड नहीं कर सकता। ये सोच शुरू हो गई थी 2021 में। 2021 के दिसंबर की 14-15 तारीख को व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का एलामिया अगर आप गौर से पढ़ें ना, उसमें लिखा था कि हमने जो IFIs हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनकी ब्लैकमेलिंग से कैसे बचना है। तो उन्होंने कहा कि हम अपना पैरेलल बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब वो पैरेलल बैंकिंग सिस्टम किन शेप में होगा उस वक्त तो नहीं पता था। उसके फॉलो अप में उनकी मुलाकात हुई, जो फर्स्ट फिज़िकल मीटिंग हुई वो थी विंटर ओलंपिक्स, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 3-4 फरवरी को जो व्लादिमीर पुतिन की और उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जो ब्रिक्स का जो ब्लॉक है, उसकी मीटिंग में चाइना ने उसकी मेंबरशिप ओपन अप कर दी। अब हमें ये पता चलता है कि 13 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ऑफिशियली, और 6 ऐसे हैं जिन्होंने अनऑफिशियली अप्रोच किया है कि हम बनना चाहते हैं मेंबर। साउथ अफ्रीका कर रहा है होस्ट। जो उधर से तफसील आ रही है केप टाउन से, वो ये है कि मुख्तलिफ ममालिक अब वो बैठ के डॉलराइजेशन, लेकिन अगेन दिस इज़ अ ट्रिकी सब्जेक्ट। चाइना के जो अपने रिजर्व्स हैं वो डॉलर्स में मौजूद हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। अगर डॉलराइजेशन की तरफ जाते हैं और एक अल्टरनेट करेंसी लॉन्च होती है और ये ममालिक उस करेंसी में डील करने लग जाते हैं, तो जाहिर है कि डॉलर की प्राइस और डॉलर की वैल्यू पर अफेक्ट पड़ेगा। डॉलर की वैल्यू पर अफेक्ट पड़ेगा तो चाइना के अपने जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो डॉलर्स में पड़े हुए हैं, वो डेप्रीशिएट कर देंगे। तो ये ओवर द नाइट प्रोसेस नहीं है, ये 1 दिहाई का, 1.5 दिहाई का या 2 दिहाई का प्रोसेस है। बट ये उस तरफ चलना मामलात शुरू हो गए हैं। चाइना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता जा रहा है। चाइना डिप्लोमेटिकली दोस्तियां करा रहा है ममालिक की। जो रोल अमेरिका का होता था
गल्फ़ में आप देखें, आप मिडल ईस्ट में देखें, चाइना उस रोल को एज्यूम कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। आप कह रहे हैं बार्टर आपने करना है। बार्टर आप कैसे करेंगे? बार्टर करने के लिए देखें, ईरान बार्टर करता है। ईरान के पास ऑयल है, वो इंडिया भेजता है। 2-3 तरीक़ों से होती है। मेन जो उनका तरीका है वो ये है कि जनाब आप ऑयल भेजते हैं, उस ऑयल की वैल्यू होती है, उस वैल्यू के हिसाब से इंडियन करेंसी में, क्योंकि वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता, इंडियन बैंक्स में ईरान के लिए वो पैसा जमा हो जाता है। अब वो इंडिया से चीज़ें अशिया ख़रीदता है, जो अपनी ज़रूरत की अशिया हैं उस इंडियन करेंसी से जो बैंक्स में मौजूद है वहाँ से ख़रीद लेता है, और वैल्यू के हिसाब से वो शिप होकर यहाँ आ जाती है। पाकिस्तान पे आ जाएं। अब बात यह है कि आप कुछ बनाएंगे तो आप बार्टर करेंगे ना। आप बार्टर किस चीज़ का करेंगे? मतलब अगर ईरान की या रशिया की रिक्वायरमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल है, तो आपने तो अपनी इंपोर्ट बंद की हुई है रॉ मटेरियल की। डाई आप नहीं मंगवा रहे, केमिकल आप नहीं मंगवा रहे, बटन आप नहीं मंगवा रहे, जिप आप नहीं मंगवा रहे, धागा आप नहीं मंगवा रहे, कॉटन की बेल आप नहीं मंगवा रहे, टेक्सटाइल सेक्टर बंद। अब जब टेक्सटाइल सेक्टर बंद और वो यूरोप के ऑर्डर पूरे नहीं कर रहा, तो आपने फ्यूल ख़रीदने के लिए उनको जो टेक्सटाइल देना वो कहाँ से लाएंगे? हवा में से तो नहीं लाएंगे। अगर आपने उनको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स देनी है, ईरान को फॉर दैट मैटर, ईरान को चाहिए, तो आपको उसके लिए सॉल्ट्स चाहिए ना। यहाँ तो आपकी अपनी बड़ी बड़ी लेबॉरेटरीज ठप पड़ी हुई हैं, दवाइयों की, मेडिसिन की शॉर्टेज हो रही है, प्राइस देखें कहाँ गई हुई। आपकी कितने कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? आपका ट्रैक्टर जो वाले थे उन्होंने क्या किया? आपका जो पेंट फैक्ट्रियाँ हैं उनकी क्या सूरत हाल है? आप बंद होती जा रही है ना, कारखाना बंद हो रहा है। आज से 1.5-2 साल पहले आप ये फैसलाबाद खुड़ियावाला रोड पे जाते थे, आपको इंडस्ट्री जो है उसके लिए आपने वहाँ पर मजदूर हायर करना है, स्किल्ड लेबर आपको चाहिए, आपको मिलती नहीं थी। अभी सूरत हाल क्या है? हर बंदा बेरोज़गार बैठा है। आप देखें ना, आप अभी जाके कहें कि मैंने फ़लाँ जगह पे जलसा करना है, आज झंग लेके चलता हूँ, गाड़ी खड़ी करें, उन्हें कहो आने जाने का किराया नहीं देना, खाना भी खिलाऊंगा फिट सा, बस पे बस भरेगी, आप ले जाके कामयाब सियासी जलसा करें। तो आपने जो वर्किंग की है, जो तहकीक की है, आपको क्या लगता है कितना पेट्रोल इसमें सस्ता हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर? सस्ता भी करेंगे या ट्रक की वो सुर्ख बत्ती के पीछे ही कौम को लगाया हुआ? यार मैं बात सुने, ये जो अभी आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना, ये है 1 लाख टन, उसमें से 45,000 टन आया है। पाकिस्तान की एक महीने की रिक्वायरमेंट का 2% है, 2%। यानी कि आप अगर 100 रुपये का फ्यूल मंगवाते हैं, पूरा इस्तेमाल करते हैं, उसका 2 रुपये का फ्यूल है। उस 2 रुपये के फ्यूल में आपको कितनी बचत हुई होगी, कितने पैसे? मामला देखें, जब तक आप 1/3 हाफ ऑफ योर टोटल रिक्वायरमेंट उस पर नहीं जाते और एक अच्छा डिस्काउंट नहीं लेते, तो उसका फ़ायदा बराह रास्त नहीं पहुंचेगा। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे सूरत हाल इस वक्त ये हुई हुई है, IMF ने कहा है आपको कि आप अपनी लेवी 10 रुपये बढ़ा दें, और लोग ये भी फेयर कर रहे हैं। मैं हफीज़ पाशा साहब को एक दो और लोगों को सुन रहा था कि भाई ये 60 रुपये पे भी नहीं रुकेंगे, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है ये 70 पे लेके जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो आलमी सतह के ऊपर ऑयल की प्राइसेस हैं वो तय करती है जो एक बड़ी तंजीम है ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस की, OPEC+। वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दें, ऑयल की बहुतात हो जाती है, मार्केट में रिक्वायरमेंट कम हो तो ऑयल सस्ता हो जाता है। जब ये अपनी प्रोडक्शन पे कट लगाते हैं, कैप लगाते हैं, कम कर देते हैं और रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ये तलब और रसद का फॉर्मूला है। आसान एग्जांपल, जब कोरोना आया था, जहाज़ उड़ना बंद हो गए थे, इंटरसिटी ट्रैवल बंद हो गया था, कारखाना बंद हो गया था, लोगों ने आना जाना, गाड़ियाँ चलाना छोड़ दी थी, लॉकडाउन हुआ था, पूरी दुनिया में ऑयल की जो कंजप्शन है वो कम हो गई, प्रोडक्शन कम नहीं हुई। उस वक्त आपको याद होगा कि डर्ट चीप के ऊपर चला गया था, फ़ी बैरल $20, $12, उससे भी नीचे आ गया था। ये कुछ एग्जांपल्स तो ऐसे भी आई थी कि आप सिर्फ उसके शिपमेंट चार्जेस दें, ले जाएं बस, ठीक है ना। ये सूरत हाल आई हुई थी। और अब सूरत हाल ये है कि यूक्रेन और रूस की जंग, उसने जो इम्पैक्ट डाला है, अमेरिका जितनी मर्ज़ी कोशिश करता है, रूस के ऊपर पाबंदियां लगाता है, उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है, वो यहाँ से पैसे बना लेता है। कैसे बना लेता है? OPEC+ में उनका हो गया एका, सऊदी अरब जो है वो उनका बड़ा साथ दे रहा है। और अभी जो डिटेल आई है कि तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल पर डे का कमी प्रोडक्शन में सऊदी अरब ने, इन्होंने मिल के फ़ैसला कर लिया है, और ये 2024 तक जाएगा मामला। देखें, खर्चे कम करने से, बारगेन करके चीज़ें सस्ती कराने से मुल्क नहीं चलते।
मुल्क चलते हैं एक ड्यूरेबल इकोनॉमिक पॉलिसी से। अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, अपनी रेमिटेंसेस नहीं बढ़ा सकते, एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज नहीं बढ़ा सकते, अपने यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते और उसके लिए साजगार माहौल नहीं बना सकते, तो पैसे मांग के दुआ करके तो मुल्क नहीं चलते ना। आपकी गवर्नमेंट जो है वो चीख रही होगी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है, सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे ये, तो जाहिर है कि फिर कोई दुनिया का कौन सा बंदा है जो एक ऐसे मुल्क में आके वो करेगा, इन्वेस्ट करेगा जहाँ पर हुकूमत कह रही हो कि हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। दूसरी बात, जो हुकूमत ख़ुद कह रही हो कि भाई हम तो इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत ख़राब है। आपका ख्याल है कि वो अपने 1 अरब 2 अरब डॉलर लेके पहुँच जाएगा कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? आपने पूरी दुनिया में अपना एक सॉफ्टवेयर इमेज बनाना है। आप पूरी दुनिया को कहते हैं यार वी आर नॉट एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। ये तो इंडिया प्रोपेगेंडा करता है ना कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मंबा है, मरकज़ है। हमारी पूरी की पूरी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट और हमारा फोकस ये है कि हम नहीं हैं भैया, और यहाँ पर हुकूमत बैठ के पूरी दुनिया को कह रही है। तो आप कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई बंदा बाहर से यहाँ पर आके बिज़नेस करे? आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो करेंसी है उसकी एप्रिसिएशन और उसकी डेप्रिसिएशन, यानी कि उसकी कदर का बढ़ना और उसकी कदर का कम करना, ये इशारियों में होना चाहिए, ये डेसिमल्स में होना चाहिए। ये जो 19 रुपये कम करना है ना, होना है, ये बहुत नेगेटिव ख़बर है। ये 11 रुपये बढ़ना या 7 रुपये बढ़ना और 7 रुपये कम होना एक दिन में। जो बंदा बिज़नेस कर रहा है वो बिज़नेस कर रहा है, वो कमाना चाहता है। वो जुआ खेलना हो तो वो किसी कैसीनो में जाएगा। ये जुआ होता है भाई कि कल 19 रुपये बढ़ जाएगा या 19 रुपये कम हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं है। जी नाज़रीन, आपने ईसा नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी और जिस अंदाज से ये बयान कर रहे थे, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को समझ आ गई होगी कि जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और पाकिस्तान एक्सपोर्ट पे नहीं जाएगा तो उस वक़्त तक माशियत को कोई सहारा नहीं मिल सकता। इसी के साथ सियाब अहमद अब्बासी को औसाफ डिजिटल से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।